यहाँ पर देखो दिया गया है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है यहाँ पर 51 नंबर में। तो जवाब क्या हो जाएगा, चलिए हिंद महासागर में हमने बताया था कि आपको यहाँ पर कौन सा है भाई, होन्शु द्वीप तो जापान का है, होन्शु द्वीप जो है ये तो आपके जापान का है। तो ये है आपका मेडागास्कर है, कौन सा है, मेडागास्कर, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा है। याद रखिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। ये अफ्रीका के बगल में आपने देखा होगा छोटा सा पार्ट जो है वो मेडागास्कर है, और ये पूरा पूरा क्या है आपका, हिंद महासागर ये आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा अर्थात कर्क रेखा व मकर रेखा गुजरती है। बताइएगा कि यहाँ पर किस महाद्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा व मकर रेखा गुजरती है। तो आपको पता है ये महाद्वीप कौन सा है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल के लगभग कितने प्रतिशत आयतन को घेरे रहती हैं। तो ये बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना परसेंट घेरे रहते हैं। देखो नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी होती है 78.08% होती है, वहीं पर जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो 20.95% कवर करे रहती है। अगर इनमें से लगभग देखेंगे तो 99% तो लगभग यही हो गया है, 99% तो लगभग यही हो गया, मतलब ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा 99%, ठीक है। चलिए जोड़ना वही तो जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए क्योंकि भैया 98 तो इसी से बन रहा था और एक लास्ट में बन रहा था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। देखो कर्क रेखा जो आपकी जाती है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, क्या भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अब पूछा गया है कि कौन कौन से स्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में आपकी स्थित है, उत्तर दिशा में आपकी स्थित है। तो थोड़ा इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा, आंसर से नोट भी कर पाएंगे। यहां पर जो ऑप्शन थर्ड आपको दिया गया है बी डी ए, अर्थात जो जयपुर है ये कहां पर है, कर्क रेखा के उत्तर में आपका है। वहीं पर आपका डी मतलब जो आपका आगरतला है वो भी आपके कहां पर है, उत्तर में आपका है। और यहां पर जो आइजोल है, आइजोल भी कहां पर है, उत्तर में है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो रांची है झारखंड में पड़ता है, जो कि नीचे पड़ेगा झारखंड, यहाँ कुछ पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है, भोपाल है, तो मध्य प्रदेश के नीचे आपका भोपाल है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है थर्ड नंबर बी सी डी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत आपको दिया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया ताप्ती कह रहा है मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, यमुना बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकलती है, महानदी आपके सिंहावा पहाड़ी से निकलती है, कावेरी दिया गया है आपके महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती, क्या महाबलेश्वर से निकलती है क्या, आप बताइएगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि कावेरी जो दिया है महाबलेश्वर से निकलती है, क्या कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइए। कावेरी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, क्या निकलती है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है ना। तो कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, है ना। कावेरी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो इस कारण से जो ऑप्शन आपका है ये डी वाला आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो शिवाजी का जन्म राज्याभिषेक जो हुआ था कब और कहां हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका 56 की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1674 में और रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर, 1674 में रायगढ़ में हुआ था। और किसने कराया था, तो काशी के एक विद्वान थे गंगा भट्ट, है ना, गंगा भट्ट थे, उन्होंने इनका रातिलक करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इनमें से बताना है ऐसे कौन सा आपकी यूरोपीय समुदाय थे जो कि भारत के साथ प्रथम व्यापारिक समुदाय यहाँ पर स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखो दिया है आपका पुर्तगाली, तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पर जो पुर्तगाली है वही तो सबसे पहले आए थे कि नहीं आए थे। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, है ना। पुर्तगाली के बाद फिर कौन से आपके आए थे, डच आए थे, क्या थे भाई, डच आए थे। डच के बाद आपके अंग्रेज हो गए, ठीक है। डच के बाद कौन हो गए, तो आपके अंग्रेज हो गए। अंग्रेज के बाद कौन आए थे, तो आपके डेनिस आ गए, ठीक है, डेनिस हो गया। और डेनिस के बाद कौन आए थे, तो आपके फ्रांसीसी, ठीक है, वो फ्रांसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है, किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। देखिए 58 की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा बाबर को, ठीक है। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि पानीपत का जब युद्ध हुआ था 1526 में, तो युद्ध जीतने के बाद बाबर के मुंह से निकला हुआ काबुल की गरीबी अब और नहीं होगी, है ना। मतलब बाबर ने कहा था कि जो काबुल की गरीबी है वो अब आपकी नहीं होगी, सबको, सभी निवासियों को एक चांदी का शाहरुखी सिक्का दान में दिया जाएगा, है ना, ये उन्होंने बोला था। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए बाबर
बाबर को कलंदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? एक यहाँ पर 59 जवाब दीजिएगा। तो 59 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए विलियम हॉकिंस आया था। कौन? विलियम हॉकिंस आया था, जो कि आपको पता है विलियम हॉकिंस। ठीक है, क्लियर है। अंग्रेज खां की उपाधि भी दी गई थी, इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आप कंसेंट में क्या हो जाएगा कि लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है 60 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका लोकायुक्त। अच्छा, लोकायुक्त होते कहाँ पर हैं? लोकायुक्त होते हैं राज्यों में। क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं राज्यों में होते हैं। तो आपके किसे देंगे? तो आपके राज्यपाल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो आपके केंद्र में होते हैं वो आपके राष्ट्रपति से होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने की बात की गई है? अर्थात जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ, यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे कि उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है, किसके द्वारा? तो ये है आर्टिकल नंबर आपका जो 129 है। कौन? आर्टिकल नंबर जो आपका 129 है, इसमें से उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कही जाने की स्वीकृति आपकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ आर्टिकल है, इन आर्टिकल को यहाँ पर देखना है और इन आर्टिकल को हमारे हिसाब से इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो शायद बहुत जल्दी से ये आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो, राष्ट्रपति दिया गया है अनुच्छेद 75 का फर्स्ट। अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर में है। अनुच्छेद 75 के 2 में क्या दिया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री प्रसाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में धारण करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा दिया गया है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद, इसका मतलब आपका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के थर्ड में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये कौन सा उत्तरदायी आपका है? तो ये आपका 2 हो जाएगा। बचा कौन सा है कि अनुच्छेद 75 के 4 में दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपकी इस प्रकार से बन रहे हैं। तो 4 3 2 1। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 92वें संविधान संशोधन जो है वो कौन सी भाषा जोड़ी गई? अर्थात जो 92वें संविधान संशोधन है उसके तहत कौन सी भाषा आपकी जोड़ी गई थी? 63 नंबर का जवाब देना है। तो देखो इसमें क्या हुआ था, ये जो 92 नंबर हुआ है ये 2003 में हुआ था। कब? 2000 ये आपके 3 में आपका हुआ था। इसके तहत आपकी 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी? आपकी 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? तो आपकी डोंगरी, बोडो, मैथिली और आपकी संथाली। क्या? डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ठीक है, DBMS। ठीक है, ये आपकी थी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बन गया 3rd नंबर मैथिली हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि श्वसन की प्रक्रिया में प्रयुक्त निम्नलिखित अंगों का एक निश्चित क्रम क्या है? अर्थात जो आप लोग सांस लेते हैं तो निश्चित क्रम दिया गया है कि निश्चित क्रम आपको बताना है। 64 नंबर में क्या हो सकता है? 64 नंबर में तो देखो यहाँ पर सबसे पहले नाक से हम लोग लेते हैं, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर स्वर यंत्र होता है, फिर श्वास नली होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी होगा। याद रखिएगा कि सबसे पहले नाक, फिर ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र बोलते हैं उसे, स्वर यंत्र, फिर आपका लास्ट में होता है स्वर नली होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? देखो यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर का अगर पता लगाना है तो एक समस्थानिक होता है। कौन सा समस्थानिक होता है? यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 1st नंबर ये होता है आयोडीन आपका 131। आयोडीन 131 है। तो यहाँ पर जो 65 का ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 66 की अगर बात करते हैं, कह रहा है आपसे यहाँ पर विचार करना है कि कौन सी तांबे से निर्मित आपकी धातुएं हैं। तांबे से निर्मित धातुएं आपसे पूछा गया है। तो देखो तांबे से निर्मित आपकी धातु कौन है? क्यूप्रिट सल्फेट आपकी है। क्या? क्यूप्रिट सल्फेट आपकी है। और रोल्ड गोल्ड जो होता है ये भी तांबे से ही होता है। याद रखिएगा जो आपका क्यूप्रिट सल्फेट होता है और रोल्ड गोल्ड होता है ये भी तांबे से ही होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ए और बी आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, रोल्ड गोल्ड जो होता है उसमें क्या होता है? रोल्ड गोल्ड में आपका गोल्ड श्वेत हो गया और कांसे को मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैलोजन परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? हैलोजन परिवार के अंतर्गत जो आपके होते हैं वो आपके कौन से होते हैं यहाँ पर आपसे दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आपके कैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटिन हो गया, मतलब ये जो आपके हैं सभी कैसे हैं तो आपके हैलोजन परिवार के होते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका इसके सभी ऑप्शन आपके
हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग भारतीय बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया में किया जाता है? तो चलिए बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी भारतीय बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया में होता है। चेक में, तो चेक में किया जाता है क्या, यहाँ पर MICR होता है क्या, यहाँ पर आपका MICR इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। OMR तो आप लोग भरते हैं, OMR तो आप लोग भरते हैं, है ना। और बारकोड देखते हैं तो जो कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट होता है उसमें बारकोड भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जिसे बोला जाता है, जो कि सर्वाधिक बैंकों में ये उपयोग किया जाता है, जो कि चेक पर क्या होता है, चुंबकीय स्याही लिखे गए कैरेक्टर को पढ़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कीबोर्ड में न्यूमेरिक कुंजियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? ये बताइए, जो कीबोर्ड होता है ना, क्या होता है, कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड जो होता है इसमें से न्यूमेरिकल जो वाली कुंजियां होती हैं वो 0 से लगा के 9 तक होती हैं। कितने? 0 से लगा के 9 तक होती हैं, मतलब 0 को भी लगाओगे और 9 को लगाओगे कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होता है? तो देखिए 70 का जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? 70 का अगर हम बात करते हैं तो 70 का हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। ठीक है, मिनिमम होता है आपका 8, मैक्सिमम होता है 72, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया, यह मिशन कब शुरू किया गया? तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया, यह मिशन कब शुरू किया गया था? यहाँ पर आंसर जो आपका होगा कौन सा हो जाएगा? 71 नंबर में 71 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, वर्ष 2019 हो जाएगा। क्या? वर्ष 2019 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे लखनऊ के किस व्यवसायी को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो चलिए बताइएगा, लखनऊ के किस व्यवसायी को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है? 72 का ऑप्शन क्या होगा? 72 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये अजय कुमार शर्मा है। कौन है? आपके अजय कुमार शर्मा है, याद रखिए अजय कुमार शर्मा है, जो कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के MD हैं। कौन? आपके अजय कुमार आपके शर्मा को मुंबई में एक होटल सहारा स्टार में नेल्सन मंडेला पीस आपका दिया गया है 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश की घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? ये परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक या वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं GDP बोलते हैं, GDP, क्योंकि यहाँ पर बात हुई क्या? देश की सीमा में। जैसे आपका ये भारत है, इस भारत के सीमा के अंदर की बात कर रहा है, अगर सीमा के बाहर की बात कर देते तो हम लोग यहाँ पर GNP और NNP के ऊपर ध्यान देते। ऐसे आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन किया गया वो किस आयोग के सलाह पर किया गया था? 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हिल्टन, क्या है? हिल्टन यंग कमीशन है। यहाँ पर जो आंसर है आपका हिल्टन यंग कमीशन, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। और एक एक्ट आया था आपका 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1935 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? यहाँ पर जवाब देना है आपका 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। देखिए आपका 75 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, RBI के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा मौद्रिक नीति आपकी की जाती है। ठीक है, RBI द्वारा वर्ष में 6 बार या 2-2 महीने में की जाती है। कितनी? वर्ष में 6 बार की जाती है, जो कि आपके 2-2 माह में की जाती है। याद रखिएगा 2-2 माह में ये की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपका MP है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनना ही बनना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? पंचायतों की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो यहाँ पर दिया गया है 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 76 नंबर।
तो देखो यहाँ पर पंचायत मतलब संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम आया था 1947 में। क्या? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 को आया था, जो कि 7 दिसंबर 1947 को हस्तांतरित किया गया था और 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई थी। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है वो हो जाएगा 15 अगस्त 1949 हो जाएगा। इसके इतने में स्थापना इसकी आपकी की गई थी। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो हमने आपको बताया था जो फैजाबाद है ना, क्या है यहाँ पर जो अयोध्या फैजाबाद है, यहाँ पर आपकी जनजाति आपकी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और शायद आगरा में भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं? यहाँ पर बताइए कि उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत कौन से जिले इसमें से नहीं कौन से जिले आते हैं, ये पूछा गया है। कौन से जिले आते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो 78 की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका जौनपुर है, इटावा है, गोरखपुर है, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्ड धारक को कितना अन्न मिलता है? जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना है अर्थात ये कार्ड है, उनको जो मिलता है वो कितना मिलता है? यहाँ पर देखिए 79 का ऑप्शन हो जाएगा। क्या? तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। 35 किलोग्राम देखा होगा, 7 पसेरी। 7 पसेरी मतलब बोलते हैं 7 पना 35 मतलब 35 kg। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है 80 नंबर में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा 80 नंबर में? तो देखिए भाई आपने पढ़ा होगा वी.आर. मेहता समिति, यहाँ पर संथानम समिति, अशोक सिंह मेहता लिंग में यहाँ पर दिया है रंग राजन समिति। क्या दिया गई है? यहाँ पर रंग राजन समिति आपको दिया गया है। तो ये इससे आपके संबंधित नहीं है। ये क्या करती है? गरीबी रेखा से निर्धारण से है, ना कि पंचायती से। ये क्या करती है? गरीबी रेखा के नीचे का निर्धारण करती है, गरीबी रेखा के निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी कहां पर होती है? 81 नंबर में। तो ये होते हैं आपके तराई का इलाका। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, तराई का इलाका। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तराई का इलाका। उससे होता कहां पर? आप लोग कमेंट करिएगा कि होता कहां पर है, सबसे ज्यादा होती कहां पर है और सबसे कम कहां होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो देखिए पान पूछा गया है, पान, और पान का नाम जैसे आता है तो आपको पता होगा महोबा में। कहाँ पर है? याद रखिए, पान मुख्य रूप से आपके देखा जाए तो कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो आपके महोबा में आपका है, जो कि ये प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना 1981 में आपकी की गई थी। वैसे अगर भारत में पूछे कि पान कहाँ पाया जाता है, तो भारत में जो पान पाया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, बिहार, है ना, मतलब नीचे वाले एरिया में कुछ ज़्यादा ही आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया सेरी कल्चर। ये बताइए सेरी कल्चर का संबंध होता है रेशम कीट से, किसे होता है? रेशम कीट से होता है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और हर्टिकल्चर का संबंध होता है बागवानी से, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका जो आपका बनेगा ये आपका 1 हो जाएगा। और पीसी कल्चर का जो संबंध होता है आपके मत्स्य पालन से होता है, इसका 3rd हो जाएगा। और विटीकल्चर होता है आपके अंगूर की खेती से, तो इसका 4 हो जाएगा। मतलब आपका जवाब बनेगा क्या? यहाँ पर 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है आपका। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 84 नंबर में। तो 84 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आपकी 1981 में कब की गई थी? तो आपकी 1981 में की गई थी, याद रखिएगा। और ये है कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके देहरादून अर्थात उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह कोना स्थान जहाँ पर खेत की तीनों मेड़े मिलती है उसे क्या कहते हैं? देखो दिया है वह कोना स्थान जहाँ पर खेत की 3 मेड़े आपकी मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? आप देखते हैं कोई आपकी मेड़ यहाँ पर है, खेत इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ये 3 वाले मेड़ को हम लोग क्या कह सकते हैं? 85 का ऑप्शन हो जाता है बी नंबर, इसे बोलते हैं सेह मेड़ा। हमने ग्रामीण परिवेश में आपको पढ़ाया है ना, तो याद रखिएगा इसे हम लोग कह सकते हैं सेह मेड़ा कहते हैं। 85 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, जब जब 2 मिलती हैं, वह कोना जहां पर खेत की 2 मेड़े मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? दोमेड़ा। उसे बोलते हैं दोमेड़ा। जब 2 कोने मिलते हैं तो दोमेड़ा होता है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर जो दिया गया है आपका दाखिल मेड़, दाखिल मेड़ क्या होता है कि जरीब लाइन की ओर जाने वाली जो मेड़ की दाखिल होती है उनको दाखिल कहते हैं, अर्थात जरीब लाइन
लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को यहाँ पर दाखिल मेड़ कहते हैं। क्लियर है? चलिए, और जब 4 मेड़े मिल जाएं, जब 4 मेड़े मिल जाती हैं उसे बोलते हैं चौमेड़ा। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि 2 मेड़ तो आपका 2 मेड़ा, और अगर 3 मेड़ मिलती हैं 3 मेड़ मिलती हैं तो आपका सहमेड़ा, और अगर 4 मिलते हैं उसे चौमेड़ा बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग शामिल नहीं होता है? तो ये बताइए राजस्व शाखा के अंतर्गत कौन सा है जो आपकी इस विभाग में शामिल नहीं होता है? तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 86 नंबर में 86 का अगर बात करते हैं, चकबंदी आयुक्त होता है, राहत युक्त होता है, संपादक जिला गजेटियर भी होता है, और यहाँ पर जो आपका डी नंबर दिया है महालेखाकार संभाग, महालेखाकार संभाग इसमें से आपका नहीं होता है। अच्छा, इसके अंतर्गत आते कौन कौन है? तो याद रखिए राजस्व विभाग, अर्थात राजस्व विभाग की जो राजस्व शाखा है इसके अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। कितने? आपके 5 विभाग आते हैं। कौन? एक होता है राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, भूमि अध्यापिक निदेशक और संपादक जिला गजेटियर। ये 5 होते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपका नहीं आता है। अगला दिया गया कि 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग अर्थात होता है? 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है, ये पूछा गया है। तो 10 किलोमीटर बराबर 5 फर्लांग होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा कि 10 किलोमीटर बराबर 5 फर्लांग होता है। ठीक है, अगर पूछे कि 8 फर्लांग बराबर, तो 8 फर्लांग बराबर आपका 1 मील होता है। कि आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लोबिया किस प्रकार की फसल है? लोबिया किस प्रकार की फसल है? लोबिया देखो, जैसे मूंग, लोबिया, खरबूजा, ये आपके हैं। तो यहाँ पर ये जायद की फसल आती है। याद रखिएगा, लोबिया जो आपकी है ये आपकी जायद की फसल। अगर आप लोग खेती करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे लोबिया बो देते हैं या खरबूजा बो देते हैं या तो मूंग तोड़ देते हैं, है ना, मूंग कर लेते हैं, ककड़ी, खीरा, ये होती हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब 89 का हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। तो इसको आप समझेगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। अंडा उत्पादन बताया था रजत क्रांति, है ना, फल उत्पादन सुनहरी क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि राजस्व परिषद के किस अनुभाग के तहत लेखपाल के कार्य होते हैं? तो लेखपाल के जो कार्य होते हैं वो कुछ अनुभाग में दिए होते हैं। हमने आपको अनुभाग आपको पढ़ाया था। देखो कार्य पूछा है, क्या कार्य पूछा है? याद रखिए कार्य, तो आपको बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत लेखपाल के कार्य होते हैं। कार्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? यहाँ पर बताइए ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? 91 नंबर में 91 का ऑप्शन हो जाएगा ये पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होती है, याद रखिएगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जरीब के आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है? यहाँ पर देखो आपके टोडरमल को जाता है। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, कि आमतौर पर भारत में जरीब के आविष्कार का जो श्रेय है वो आपके टोडरमल, जो कि अकबर के दीवान को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। टोडरमल ने क्या किया था? बांस के डंडों की बनी हुई कड़ियां जोड़ा था, आपस में जोड़ लिया था, जो कि लोहे की पत्तियों से जोड़ दिया था, उससे जरीब का निर्माण कर लिया था। वर्तमान में अर्थों में देखा जाए तो पहली बार जरीब कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे चकबंदी के पूर्व हथबंदी के मुकदमे किसके आधार पर निर्णित किए जाते हैं? यहाँ पर दिया गया है कि चकबंदी के पूर्व, कह रहा है चकबंदी के पूर्व हथबंदी के मुकदमे किसके आधार पर निर्णित किए जाते हैं? ये निर्णित किए जाते हैं बंदोबस्ती सजरा के आधार पर होता है। नोट करिए, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि चकबंदी से पूर्व हथबंदी के मुकदमों बंदोबस्ती ये सजरा के आधार पर निर्णित किए जाते हैं, परंतु चकबंदी के उपरांत, क्या चकबंदी के उपरांत क्षेत्रफल के आधार पर खेतों की हदबंदी होती है। जब चकबंदी हो जाती है उसके बाद क्या होती है? तो उसके बाद क्या आता है? क्षेत्र के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। और इसमें से पहले जब करना होता है तो ये सजरा के आधार पर होते हैं, जिसकी खेत वगैरह नाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए 94 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहे रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास में, महलवाड़ी प्रथा अवध में है ना। अच्छा, और भी दी गई है। यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास है, महलवाड़ी प्रथा आपके अवध क्षेत्र दिया गया है, और ऑपरेशन बरगा आपके पश्चिम बंगाल से, जो कि हमने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर दिया गया जमींदारी प्रथा बिहार उत्तर प्रदेश। तो ये बताइएगा कि जो
जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है वो कानून संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं लागू किया गया था, ये अलग अलग समय में लागू किया गया था, है ना, अलग अलग लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका डी नंबर है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपके स्थान दिए गए हैं और आपके उत्सव दिए गए हैं, स्थान और आपका उत्सव। बांदा में क्या लगता है भाई, बांदा में लगता है क्या, कलिंजर का मेला लगता है, बांदा में लगता है कलिंजर का मेला। तो कलिंजर का मेला आपका कहाँ पर है, ये यहाँ पर आपका है 4 नंबर है। गोरखपुर जो कि जाना जाता है खिचड़ी मेला लगता है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है, इसका 1 हो जाएगा। मेरठ में क्या लगता है, तो हमने बताया था नौचंदी मेला लगता है, मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, आपका 2 हो जाएगा। वाराणसी में आपका संकट मोचन आपका संगीत उत्सव होता है, तो इसका 3rd हो जाएगा। देखो यूपी जीके की आपकी जो क्लास होती है वो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी डेली क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, 4 1 2 3 ऑप्शन कौन हो गया, 4 1 2 3 ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया था। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का जो गठन किया वो कब किया था। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 96 का ऑप्शन देखिए आपके ये हुआ था 75 में, आपका 3 फरवरी 1975, 3 फरवरी 1975। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा 3 फरवरी। अच्छा, ये जो अधिनियम आया था वो 74 में आया था, अधिनियम जो आया था वो धारा 4 के अंतर्गत आपका 74 में आया था, लेकिन जब लागू किया गया है ना, ये 75 में आपको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, और यही आपको जो ये बोर्ड है इसको बदला गया था, एक नया नाम किया गया था आपके 1982 में, इस बोर्ड का नया नाम किया गया था 1982 में। 13 जुलाई 1982 से राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण मतलब राज्य सरकार के द्वारा कह सकते हैं उक्त बोर्ड का नाम बदल दिया गया, अर्थात इस बोर्ड का नाम बदल कर रख दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड कर दिया गया। इसी का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड कर दिया गया था आपकी कब, 1982 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मास्टर साहब देख रहे हो क्या, जी हाँ देख तो रहे हैं, है ना, बिना देखे काम तो चलते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति आपकी निवास करती है। आपको क्या लगता है कि हम क्लास पढ़ाते रहते हैं, आपके कमेंट नहीं देखते हैं, कमेंट तो सबकी निगाह में रहती है, कौन कितना सही जवाब दे रहा है, कितना कठिन मतलब गलत जवाब दे रहा है, सबकी निगाह रहती है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति होती है। यहाँ पर 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 97 ऑप्शन हो जाएगा आपको 4 आपके सोनभद्र में होती है। हमने बताया है कि जब कभी आपको कुछ ना पता चले तो अगर जनजाति उत्तर प्रदेश के पूछे तो आपको सोनभद्र लगा देना है। ठीक है, बैगा जनजाति जो आपकी निवास करती है आपकी कहाँ पर, सोनभद्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपकी थारू जनजाति है। कौन है, आपकी थारू जनजाति है, जो कि दीपावली के उल्लास के समय ये क्या करती है, शोक के रूप में मनाती है। अपने पूर्वजों को रोटी भी प्रदान करते हैं, कहा जाता है कि बड़े भूख की वजह से पूर्वज खत्म हुए थे। ठीक है, जी बिल्कुल सही है, जब कुछ समझ ना आए तो सोनभद्र लगाना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन दिया है, एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है। एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है, तो आपने 165 फीट तो पढ़ा ही होगा, है ना। यहाँ पर दिया एक जरीब की मानक लंबाई जो होती है कितनी होती है, तो देखो जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो 3rd नंबर आपका है क्या, यहाँ पर 66 फीट, क्या यहाँ पर 66 फीट, हमने आपको कितनी बार बताया है कि जो जरीब की लंबाई होती है वो 66 फीट होती है, या तो इसको हम 22 गज कह सकते हैं, क्या इसे 22 गज कह सकते हैं, और इसमें से आपके कैसे या तो 4 लट्ठा कह सकते हैं, क्या, या तो इसे 4 लट्ठा भी कह सकते हैं, याद रखिए इसे 4 लट्ठा भी कह सकते हैं, जो को 66 फीट कह सकते हैं, 22 गज कह सकते हैं, या तो हम लोग इसे 4 लट्ठा कह सकते हैं, लट्ठा। ठीक है, 4 लट्ठा कह सकते हैं, या तो इसे 100 कड़ियां कह सकते हैं, क्या 100 कड़ियां कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है। यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है, पूछा गया है। तो कर्मा ये नृत्य है, ये पूछा है कर्मा जो है ये किस जनजाति का नृत्य है, तो कर्मा ये खरवार जनजाति करती है। क्या हमने आपको स्पेशल डोज जो आपका है उसमें पढ़ाया था, तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा, ये खरवार जनजाति नृत्य करती है, जो कर्मा नृत्य करती है वो खरवार जो जनजाति वो आपको कह सकते हैं कि नृत्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए क्या ज़्यादा टेस्ट पेपर कठिन है, क्या आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा टेस्ट पेपर कठिन है। हमें तो नहीं लग रहा है कि ये जो टेस्ट पेपर आपका बहुत कठिन लगा है, और आज का टेस्ट पेपर हमारे हिसाब से बहुत दमदार का था, जानदार टेस्ट था। ना ही आपको लगा कि नहीं बहुत कठिन है, ना ही लगा कि बहुत ही सरल है। हमें तो ऐसा लगा है कि ऐसा ही लेवल होना भी चाहिए पेपर के एग्जाम का, ऐसा ही आपका होना चाहिए, है ना।